हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने वर्ड तो पहले भी सुना होगा, बट 9th क्लास में हम लोगों को इसको डिटेल में समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी शिवानी मैम। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट मी यू कैन रीड इट हियर। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। हम लोग इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, देन हम लोग जाएंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, यानी कि हम उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। ओके, सो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझाते हुए पहली डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। यानी कि शासन जनता से, जनता के लिए, जनता द्वारा। ओके, सो सबसे जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, पीपल, है ना। यहाँ पे जो भी रूल होगा वो किसके लिए होगा, लोगों के लिए होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम सेकेंड डेफिनेशन के लिटरल मीनिंग के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज डेमोक्राटिया। यहाँ पे ग्रीक वर्ड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वर्ड है डेमोस, इसका मतलब होता है पीपल, ओके। एंड देन क्राटिया, क्राटिया का मतलब होता है रूल। सो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। ओके, यहाँ पे देखो, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। डन। नाउ democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This is the most important definition which you have to learn. Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people, है ना। यानी कि जो रूलर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा, जनता इलेक्ट करेगी। पर क्या हर जगह जहाँ जनता रूलर इलेक्ट कर रही है, क्या वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरी गवर्नमेंट वुड वांट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने रूलर को इलेक्ट कर लिया तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले फीचर समझना जरूरी है कि ऐसे कौन से फीचर्स है जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। ओके, नाउ गेट इनटू इट। पहला क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आपको पहले तो जानना है कि हु आर द रूलर्स। उसके बाद आप लोगों को पहचानना है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब किस टाइप के इलेक्शंस होने चाहिए। फिर तीसरा है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिच लोग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर पुअर लोग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या सिर्फ मेल सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर फीमेल सेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है ना। हमें ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली इलेक्शंस हो रहे हैं पर उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। ओके, आगे देखो, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, है ना। यानी कि किस टाइप की गवर्नमेंट बन रही है डेमोक्रेसी से, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब हम लोग फीचर्स समझेंगे। बेसिकली 4 मेजर फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें पहला है, पहले फीचर को समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो क्या कर रहे थे, मिलिट्री कोप करके उन्होंने क्या किया था, खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया था, है ना। यानी कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया मिलिट्री कूप के थ्रू। एंड उसके बाद क्या किया, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया। नाउ सी आगे क्या हुआ, लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, है ना। उन्होंने क्या किया, वो जब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए तो उन्होंने अपना जो डेजिग्नेशन था उसको चेंज कर दिया। लाइक ही इज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, नाउ ही इज द प्रेसिडेंट, है ना। अब वो क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2002 में उन्होंने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग आके वोट देते हैं। विच गेव हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, है ना, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिल गया, 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया। अब रेफरेंडम मतलब जहाँ पे पीपल आके डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। बट एवरी वन नोज कि उन्होंने क्या किया था। यहाँ पे देखो, उन्होंने की थी माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। रेफरेंडम तो उन्होंने करवाया दुनिया को दिखाने के लिए, बट एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पे हुई थी माल प्रैक्टिसेस, यानी कि लोगों को धमका के, डरा के, जैसे तैसे उन्होंने वोट लिए थे जस्ट टू एक्सटेंड हिज टेन्योर। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब 2002 में वो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक लीगल ऑर्डर इशू किया जिसका नाम क्या था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या नाम था, जस्ट अ सेकेंड, क्या नाम था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002। उसमें उन्होंने क्या बोला, विच चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ, चेंज हो गया।
अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू, वो था कि प्रेसिडेंट को उन्होंने इतनी पावर दे दी थी कि वो नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। नेशनल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की होती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और बोला कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को हटा सकता है। ठीक है, ओके। अब अगला देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सिविलियंस वर्क विल बी सुपरवाइज बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी कि जितने भी सिविलियंस काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो सब किसके सुपरविजन में होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स के। यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स हमेशा उनको एक सर्विलियंस में लेते रहेंगे, है ना, उनके ऊपर एक नज़र रहेगी उनकी। ठीक है, okay. After this, Pakistan had elections. Elected representatives have some power. Minimum. Rest lies with the military and Musharraf. यानी कि बाद में क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो उन लोगों ने लगा दिया, उसके बाद इलेक्शंस हुए, नेशनल में भी हुए, प्रोविंशियल में भी हुए। पर क्या हुआ, हम सबको भी पता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसने क्या किया, नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस करने का प्रोविजन ले आया। तो अब क्या हुआ, जो मैक्सिमम पावर थी वो किसके पास चली गई, परवेज मुशर्रफ के पास और मिलिट्री के पास, और जो मिनिमम पावर थी वो किसके पास आ गई, प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, दैट इज हैव इलेक्शन हुए वहाँ पे, हाँ हुए। इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, हाँ बनी। डू दिस इलेक्टेड पीपल एक्चुअली हैव पावर, क्या जो लोग एक्चुअली इलेक्ट हुए थे वहाँ पे उनको एक्चुअल पावर मिला, नहीं मिला। क्यों, क्योंकि पावर किसके पास था, परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री के पास था। ओके, अब यहाँ से हम लोगों का पहला फीचर जो निकल के आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, दैट इज़ वाई फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में हमेशा फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास होता है जो क्या करते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट होके बनते हैं, है ना, यानी कि जिनको जनता ने चुना है, एक्चुअल पावर उन्हीं के पास रहेगा। अगर उनके अलावा पावर किसी और के पास है मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो पाकिस्तान के केस में क्या हुआ, एक्चुअल पावर किसके पास था, प्रेसिडेंट के पास, परवेज जनरल मुशर्रफ के पास। तो क्या हुआ, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है, वर्ल्ड को दिखाने के लिए है, बट एक्चुअली नो। ओके, तो यहाँ से पहला फीचर आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग सेकेंड फीचर पढ़ेंगे। सेकेंड फीचर में देखो क्या है, सेकेंड फीचर में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, है ना, यहाँ पे देखो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यानी कि इसको समझने के लिए हम लोगों को दो एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है चाइना का और दूसरा है मैक्सिको का। चाइना का एग्जाम्पल देखो कि चाइना में इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में होते हैं, है ना। चाइना इलेक्शन हेल्ड रेगुलरली एवरी 5 ईयर्स। अब क्या हुआ, वहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस है, यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि अगर किसी को भी वहाँ की पार्लियामेंट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उन लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर, है ना, या फिर यहाँ पे देखो 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड टू इट, है ना। यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड है, या तो आप उनके साथ ज्वाइन कीजिए या तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लीजिए। only those people who belong to Chinese Communist Party और 8 smaller parties allied to it were allowed to take part in the election। वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आप लोग सोचिए, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही लोगों को अप्रूव कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, फेयर कंपटीशन जो हम कहते हैं ना वो है ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, राइट। तो वहाँ पे फेयर कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा केस देखो, दूसरा केस हम लोग देखते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला 1930 में। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर, यानी कि हर 6 साल के बाद वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे देखो फॉर प्रेसिडेंट ऑलवेज वन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई। पीआरआई नाम की पार्टी हमेशा वहाँ पे इलेक्शन जीतती है। पीआरआई का फुल फॉर्म याद रखना, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, नाउ सी, अब हमेशा पीआरआई क्यों जीतती है, 1930 से 2000 के समथिंग तक हमेशा पीआरआई जीती है। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो पीआरआई के मेंबर्स थे उन लोगों ने माल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया, डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया। कैसे? यहाँ पे देखो, अपोजिशन इज देयर बट नेवर विन, है ना, यानी कि अपोजिशन तो था पर कभी भी जीता नहीं। क्यों? बिकॉज पीआरआई यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। अब डर्टी ट्रिक्स मतलब क्या? यहाँ पे देखो क्या किया, यूजेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे सबको बोला कि कुछ भी करो, हमारा जो प्रोपागेंडा है वो हर जगह फैलाओ, ठीक है। दूसरा क्या बोला, जो सरकारी टीचर्स हैं उनको बोला कि आप लोग हमें वोट दीजिए और आपके यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स भी हमें वोट दे, ठीक है। यहाँ पे देखो देयर पेरेंट्स। इसके बाद आगे देखो, मीडिया और जो न्यूज़पेपर वगैरह था वो सब किसके कंट्रोल में था? पीआरआई के कंट्रोल में था। वो हमेशा अपोजिशन की निंदा करते, मतलब बुराई करते कि ये ऐसा है वैसा है ना, और हमेशा क्या करते? खुद की तारीफ करवाते। तो मीडिया वॉज अंडर कंट्रोल नाउ। एंड सम टाइम बूथ कैप्चरिंग, अगर उनसे ये सब करने के बाद भी अगर वो लोग नहीं जीतते तो क्या करते थे? बूथ को ही कैप्चर कर लेते थे। बूथ यानी कि जहाँ पे वोटिंग डलती है, ठीक है, तो उसको ही कैप्चर कर लेते थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है। पहला, डू चाइना हैव रियल डेमोक्रेसी? चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन हुए, है ना, एंड रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। पर क्या है? नहीं है। दूसरा, डू मैक्सिको हैव अ रियल डेमोक्रेसी? क्या मैक्सिको में रियल डेमोक्रेसी है? इलेक्शंस तो वहां पे भी हर 6 साल में हो रहे, नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में फेयर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका अप्रूवल लो और तभी इलेक्शन लड़ो, ठीक है। और वहीं पे मैक्सिको में क्या प्रॉब्लम है कि वो फ्री नहीं है ना, लोगों के ऊपर एक कंपल्शन है, मीडिया अंडर कंट्रोल है, लोग अंडर कंट्रोल है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम लोगों का दूसरा फीचर निकल के आता है, दैट इज a democracy must be based on free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing, है ना। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो लोग करंटली पावर में हैं उनके इक्वल चांस होने चाहिए कि वो कल को लूज भी कर सकते हैं, हार भी सकते हैं, जैसे इंडिया में होता है, कभी कांग्रेस सरकार बनाती है, कभी बीजेपी सरकार बनाती है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का जो सेकंड फीचर है वो खत्म होता है। नाउ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक है, इसको समझने के लिए 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिमाग में याद रखने हैं। पहला है कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को राइट टू वोट नहीं है, ठीक है, नहीं था। नाउ द थिंग इज कि अगर सिर्फ मेन वोट कर रहे हैं और वुमेन को राइट टू वोट नहीं है, वुमेन को राइट टू वोट नहीं है, तो क्या होगा? क्या वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। क्या सबकी वोट की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। क्या लोग इक्वल है? नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम तो सऊदी अरेबिया का है। सेकंड देखो, सेकंड है एस्टोनिया। एस्टोनिया नाम की जो कंट्री है वहाँ पे रशियंस भी रहते थे। नाउ द थिंग इज कि रशियन के वोट की वैल्यू जो थी, उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जो सिटीजनशिप थी उसको, उसके जो रूल्स थे उसको इस तरीके से बना दिए कि उनका जो राइट टू वोट जो उन लोगों को मिला था वो भी उनको लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा था, ठीक है। नाउ लास्ट वन, फीजी। फीजी नाम की जो कंट्री है वो इंडिया के सिमिलर कंट्री है, वहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे रहने वाले जो इंडियन फीजियन है, ठीक है, और वहाँ पे रहने वाले खुद यानी कि इंडिजिनस फीजी। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? जो उस कंट्री में खुद रहते हैं लोग, है ना। तो इंडिजिनस फीजी हो गए, और इंडियन फीजी कौन हो गए? जो इंडिया से गए हुए लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, जो इंडिजिनस फीजी है उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा कर दी और इंडिया के वोट की वैल्यू कम कर दी। नाउ द थिंग इज कि अगर एक इंडियन फीजी वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू 1 है, और एक इंडिजिनस फीजी वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू 3 है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये इक्वालिटी है? नहीं है इक्वालिटी। क्या वोट की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों का जो थर्ड फीचर निकल के आता है वो क्या है? The third feature is in a democracy each adult citizen must have 1 vote and each vote have 1 value। हर एक सिटीजन के पास एक वोट होता है और उसकी वैल्यू हर किसी के लिए एक होनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी है। ओके, नाउ लास्ट फीचर। लास्ट फीचर को पढ़ने के लिए आप लोगों को याद रखना है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, है ना। यानी कि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि सिर्फ कानून के द्वारा रूल होना चाहिए, किसी इंसान के द्वारा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मोनार्की हो जाएगा। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी कि जो भी इंसान के बर्थ राइट्स है, यानी कि आप कहीं पे भी बर्थ लेते हो किसी भी कंट्री में तो वहाँ पे आपके कुछ राइट होते हैं, आपके सिटीजनशिप के कुछ राइट होते हैं, तो वो आपको मिलने चाहिए, वो कहीं भी क्या ख़त्म नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था 1980 में। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू एक पार्टी जीत रही थी जिसका नाम था जानू पीएफ। यहाँ पे देखो क्या नाम था?
पार्टी का जानू पीएफ। लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे अब वो हमेशा जीत रहे थे। कैसे जीत रहे थे? अनफेयर प्रैक्टिसेस से। वो क्या करते थे? इन इलेक्शन ओवर द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज सेवरल टाइम्स। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को सेवरल टाइम्स चेंज कर दिया, है ना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया। दूसरा क्या किया? पब्लिक प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि पूरी कंट्री में कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, करेगा तो जेल में जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अपोजिशन तो था पर अपोजिशन को बहुत बुरी तरीके से हैरेस किया, है ना। और आगे देखो, मीडिया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा इन गवर्नमेंट कंट्रोल। मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह सब जितनी भी चीज़ें थी उन सबको क्या कर दिया? अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया, यानी कि यू आर नॉट हैविंग एनी राइट टू स्पीक, है ना। जब आप अपनी कंट्री में बोल ही नहीं सकते हो तो फिर आप क्या डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल है? क्या ये गवर्नमेंट जनता को आंसर दे रही है? नहीं है। क्या इनको फ्रीडम है? नहीं है। क्या इनके पास राइट है? नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड लॉस कहाँ है? चेक ऑन गवर्नमेंट कहाँ है? तो यहाँ से हम लोगों का फोर्थ फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है, दैट इज फोर्थ एंड फाइनल फीचर, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए और सिटीजन्स के राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इस चार्ट में क्या करेंगे? समराइज कर देंगे। ध्यान से देखो, पहला फीचर क्या था? फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला फीचर क्या था? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द डिसीजंस, है ना, यानी कि जो लोगों ने सिलेक्ट किया है वही रूलर मेजर डिसीजंस लेंगे। ओके, सेकेंड देखो, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर, है ना, यानी कि करेंट रूलर को चेंज करने का लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और फेयर चांस मिलना चाहिए, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके बाद तीसरा क्या था? दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, है ना, यानी कि ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है ये लोगों को हमेशा इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, है ना। ठीक है, अब आखिरी क्या है? द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिमिट में रहना चाहिए, है ना, मतलब उसके अंडर में रहना चाहिए और सिटीजन्स के राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। अदरवाइज आप दुनिया में चाहे कुछ भी बताओ कि यू आर डेमोक्रेटिक बट यू आर एक्चुअली नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने ये वाले लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और इसके आगे का जो है दैट इज मेरिट, डीमेरिट एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करो, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 देखने के लिए वापस आओ।